स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। यूपी में मदरसे के सर्वे पर पिछले कई दिनों से चल रही जंग में आज नया मोड़ आ गया है। सर्वे को लेकर मुसलमानों के बड़े और असरदार संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा कि अगर कानून के तहत सर्वे होगा तो उसका विरोध नहीं किया जाएगा। अगर नियम कायदे के हिसाब से मदरसों का सर्वे होगा तो जमीयत को योगी सरकार के फैसले से दिक्कत नहीं होगी और जमीयत सर्वे का विरोध भी नहीं करेगी। जमीयत ने यह भी बात बार बार दोहराई कि उसे सर्वे के तरीके पर जरूर ऑब्जेक्शन है। जमीयत ने कहा कि मदरसे को शक की नियत से ना देखा जाए और मदरसों के खिलाफ असम जैसा मॉडल ना अपनाया जाए। सर्वे पर फैसले के लिए जमीयत ने स्टीयरिंग कमेटी बना दी है। ये कमेटी सर्वे पर आगे का खाका तैयार करेगी। जमीयत उलेमाए हिंद ने मदरसों को अपना हिसाब किताब ठीक करने का फरमान भी जारी कर दिया है ताकि जब सर्वे की टीम मदरसा आए तो सारे कागज पत्तर ठीक ठाक मिले। अब बात मदरसे के विरोध में चीख चीख कर बोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी की। मदरसों का सर्वे के विरोध पर एआईएमआईएम चीफ अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवैसी ने सर्वे को मिनी एनआरसी करार दिया था। ओवैसी ने यहां तक कह दिया था कि सरकार निजी मदरसों का कोई खर्चा नहीं चलाती तो सर्वे कैसे करा सकती है। जमीयत के साथ ही एआईएमपीएलबी ने भी मदरसों के विरोध से इनकार कर दिया है। आपको पहले जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी का बयान सुनवाते हैं। काम को जिस तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीका गलत है, उस तरीके पर हमारा ऑब्जेक्शन है। हम ये कह रहे हैं किसी भी सही, कितना भी सही काम हो उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज को हमेशा सही करने की और सही है तो और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश रहती है। आप कहना चाहिए, बात करनी चाहिए। उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है वो तरीका गलत है। उस तरीके पर जो सरकार के स्टेप है उस पर क्या करेंगे? आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है। तो अब वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो वो तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। चीज को ठीक करना है, खत्म तो नहीं करना। तो सर्वे का विरोध नहीं है लेकिन तरीके पर विरोध जरूर जता रहे हैं। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जुड़ रहे हैं। दानिश जी, सबसे पहला सवाल यही है कि जमीयत उलेमाए हिंद को सर्वे से विरोध नहीं है लेकिन उसके तरीके पर उनको आपत्ति है। देखिए, सरकार हर सार्थक चीज़ के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। और अभी आपने बताया कि सर्वे का कहीं कोई विरोध नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तरीका एकदम सही है और जैसे भी जो कम्युनिटी जैसे चाहेगी सर्वे उसी अनुसार होगा। और सर्वे का मकसद कम्युनिटी की तरक्की है। हमारे जो नौजवान हैं, जो मुस्लिम यूथ है, उनकी तरक्की है और उनकी तरक्की हो, सरकार इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। आप देखिए, चाहे मदरसों को आधुनिक करने का काम हो, दीनी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम में कहीं कोई सरकार ने छेड़छाड़ नहीं की है। कोई भी एक ऐसा उदाहरण किसी के पास नहीं है कि दीनी तालीम के साथ कोई छेड़छाड़ की गई हो। लेकिन उसके साथ साथ हमने आधुनिक शिक्षा को भी मदरसे के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर अपने मुस्लिम नौजवानों को एक बेहतर शिक्षा देने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। उसी तरीके से मदरसों को हमने डिजिटलाइज करने का काम किया है। मदरसे का पाठ्यक्रम जो है अब एक ऐप के माध्यम से मदरसे का बच्चा भी अब पढ़ सकेगा। मदरसा ई लर्निंग ऐप 4 जुलाई को हमने उसको भी लॉन्च किया है। तो आप देखिए कि हम पॉजिटिव तरीके से अपने नौजवानों को अच्छी शिक्षा, बेहतर भविष्य, अच्छा रोजगार ये मिले सुनिश्चित कर रहे हैं और इसमें सबकी सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हम सब मिलके आज अपने देश की, अपने प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान कर रहे हैं। और योगी सरकार सबके साथ संवाद करके, सबके प्रयास से, सबके विश्वास से अपने समाज के तरक्की के लिए, अल्पसंख्यक समाज के तरक्की के लिए, हमारे मुस्लिम नौजवानों की तरक्की के लिए काम करती आ रही है और ऐसे ही पूरे पॉजिटिव तरीके से आगे भी काम करती रहेगी। तरीका पॉजिटिव कह रहे हैं लेकिन एक और जो डर है दानिश जी, वो डर बुलडोजर को लेकर है। चूंकि असम में हमने देखा कि 3-3 मदरसों पर बुलडोजर चला। अब यूपी में भी लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि यहां पर भी मदरसों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिल जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर इसलिए फेमस है कि बुलडोजर अपराधियों के विरुद्ध फेमस है। किसी भी आम नागरिक पे,
कभी भी कोई बुलडोजर चला ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। बुलडोजर जब भी चला अपराधियों पे चला, जो समाज का अहित चाहते थे उनके ऊपर चला। पूरे उत्तर प्रदेश में आज मदरसा शिक्षा और अच्छे से और इफेक्टिव वे में काम करे, ये योगी सरकार इस मंशे के साथ काम कर रही है। और इस मंशे पे सवाल मतलब करना एकदम मतलब आप बताइए कि कहीं भी 17 से लेके अब तक कहीं भी मदरसे में हमने कमी को उसको दूर करने का काम किया। हमारे मदरसे के टीचरों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिले उसके लिए काम किया। हमने मदरसों में टीचर्स में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते थे, म्यूचुअल ट्रांसफ़र हमने अभी शुरू किया। मैटरनिटी लीव के बेनिफिट्स जैसे बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर्स को मिलते हैं, वो फैसिलिटीज़ हमने शुरू की। जिस तरीके से अच्छी शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में मिलती है, हमारे मदरसों में भी मिले, ये हमने सुनिश्चित किया। मदरसों में बच्चा पढ़ के वो मौलवी भी बने, इमाम भी बने, वो डॉक्टर भी बने, वो इंजीनियर भी बने। ये हमारी योगी सरकार की मंशा है कि मदरसे से पढ़ के वो मौलवी भी बने, इमाम भी बने, लेकिन साथ साथ वो डॉक्टर इंजीनियर भी बने। जिसका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो उस फील्ड में जाए। हमारे युवाओं के ने जो सपने देखे हैं उन सपनों को साकार करने के लिए योगी सरकार उन युवाओं के साथ पूरी ईमानदारी से आप ये चाह रहे हैं कि जो मुस्लिम युवा हैं वो भी आगे बढ़े, उनकी भी तरक्की हो। लेकिन ओवैसी आपकी इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं दानिश जी। वो ये कह रहे हैं, उनकी पार्टी ये कह रही है कि ये सर्वे सरासर गलत है और ये छोटा एनआरसी है। ओवैसी जी को हर अच्छी बात बुरी लगती है। जैसे ही मुसलमान तरक्की की तरफ आगे बढ़ता है ओवैसी साहब को इससे तकलीफ होने लगती है। हमारे आज के युवाओं को बेहतर शिक्षा मिले, ये सबकी ये सोच होनी चाहिए। उनके बेहतर भविष्य हो, ये सबकी सोच होनी चाहिए। और अगर आप ऐसी सोच नहीं रखते हैं तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। मैं ओवैसी जी से भी कहना चाहूँगा कि सार्थक चीज़ में हम सबको आगे आना चाहिए और हम सबको सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। अच्छी चीज़ों में सबका सहयोग करना चाहिए। हम सबको ये वक्त है कि मिलजुल के अपने देश की तरक्की में हमारे देश के एक एक नागरिकों का योगदान हो, हमारे अल्पसंख्यक समाज का योगदान हो, हमारे मुस्लिम नौजवानों का योगदान हो। इन चीज़ों को सुनिश्चित करने का यह वक्त है और योगी सरकार इसी मंशा के साथ काम कर रही है और हम सब सबके साथ मिलकर सबके विकास के साथ पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं दानिश जी, लेकिन जो पोर्ट्रे जा रहा है आपके इस फैसले का, आपके इस सर्वे के फैसले को लेकर, वो पोर्ट्रे क्या जा रहा है ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी समझ रही हूं। और इसी पोर्ट्रे का जिक्र आज जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में भी हुआ। तो इस गलत प्रोजेक्शन को कैसे रोकेंगे आप? देखिए, ये प्रोजेक्शन सबसे बड़ी बात है। प्रोजेक्शन किसने खड़ा किया? जैसे ही सर्वे की बात आई, समाजवादी पार्टी के नेता हों चाहे ओवैसी साहब हो, उन्होंने ये नेगेटिव परसेप्शन बनाने का काम किया। आप 11 बिंदु सवाल, 11 सवाल हैं, 11 बिंदु हैं, उसमें कहाँ कोई नेगेटिव सेंस है? कहाँ कहा गया है कि मदरसों को बंद कर दिया जाएगा? आप ये बताइए कि ऐसे मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इसके अलावा भी हर जनपद में गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है, ऐसे मदरसे भी संचालित हो रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम नौजवान पढ़ रहा है। तो ऐसे अगर सर्वे होगा, हमारे पास जानकारी होगी, तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसका लाभ उन नौजवानों को मिल सकता है। कौशल विकास है, नया सवेरा है, नई उड़ान है, नई रोशनी है, ऐसे तमाम स्कीम्स हैं जिसका लाभ, जिससे कनेक्ट हम उन बच्चों को कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास जब फिगर होगा, जब कोई पिक्चर होगी, तभी हम किसी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो सरकार को कोई भी योजना आगे बढ़ाने के लिए सरकार के पास फिगर्स, फैक्ट्स होने चाहिए और हम अपने युवाओं को बेहतर शिक्षा, उज्जवल भविष्य दें, उनको कौशल विकास से जोड़ें, उनको बेहतर तकनीक से जोड़ें, उनको दीनी तालीम दें, उनको अच्छी आधुनिक शिक्षा दें। इन तमाम बिंदुओं पे योगी सरकार काम कर रही है। ठीक है, आपका ये कहना है कि जो मदरसे गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, आपकी नजर बस उन्हीं मदरसों पर है। लेकिन जमीयत की बैठक में आज एक और बड़ी बात कही गई, इसे आप अपने लिए चेतावनी भी समझ सकते हैं। ये कहा गया है कि हुकूमत ने अगर आंख टेढ़ी की तो हम भी जवाब देंगे, चाहे इसके लिए हमें कितने भी आगे तक जाना क्यों ना पड़े। हम सकारात्मक मन से, सबके साथ, सबके सहयोग से, सबके प्रयास से और सबके विश्वास से समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। और योगी सरकार ये आम जनता की सरकार है, ये अल्पसंख्यक समाज की सरकार है, ये युवाओं की सरकार है, ये ऐसी सरकार है जो प्रदेश की तरक्की को ईमानदारी से सुनिश्चित कर रही है। और हम पूरी ईमानदारी से अपने जो है कौम के बच्चों को, अपने समाज के युवाओं को आगे बढ़ाएं। ये योगी सरकार की सोच है, इसमें कहीं कोई नेगेटिव बात नहीं है। हम सब सार्थक मन से एक साथ आगे बढ़ें, यही हमारा प्रयास है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दानिश अंसारी जी, हमसे बात करने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। अब आइए आपका तारुफ करा देते हैं मेरे बाकी मेहमानों के साथ, जिनसे आज हम चर्चा करने वाले हैं जमीयत की इस बैठक को लेकर और सर्वे पर मचे बवाल को लेकर। हमारे साथ शांतनु गुप्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक, एडवोकेट रिजवान अहमद साहब हमारे साथ हैं, मोहम्मद फरहान प्रवक्ता AIMIM हमारे साथ हैं, मुश्ताक मलिक इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मोहम्मद फरहान जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। आप इसे छोटा NRC कह रहे हैं, जमीयत की बैठक में कहा गया है सर्वे से उन्हें बिल्कुल आपत्ति नहीं है, तरीके को लेकर हो सकती है, जिसके लिए बाकायदा वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। आपका राग अलग क्यों है? चलिए फरहान जी, आपसे संपर्क हमारा टूटा है। मुश्ताक मलिक जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि अलग थलग राय क्यों देखने को मिल रही है? अगर सर्वे किया जा रहा है और इसके पीछे मंशा बताई जा रही है कि इससे भला मदरसों का होगा, मुस्लिम बच्चों का होगा, इस पर आपत्ति क्यों है? देखिए, सभी अगर धार्मिक मदरसों का सर्वे होता तो उसमें शक पैदा नहीं होता। पर्टिकुलर आप टारगेट कर रहे हैं उन मदारिस को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश को खड़ा करने के लिए और समझिए कि एजुकेशन फील्ड में अपना एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये दीनी मदारिस रखते हैं। क्योंकि ऐसा है कि नीति और नीयत का मसला है। आपकी नीति कुछ और रहती है, नीयत कुछ और रहती है। तो जो समझिए कि भाजपा की हुकूमतें हैं, वो RSS के एजेंडे पे काम करती हैं, ये सभी को मालूम है। तो नीति और नीयत, अभी सुन रहा था मैं दानिश साहब को, बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत मीठा मीठा समझिए कि उनका सुर था और आपके सवालात बड़े चुभते हुए थे उनके लिए, लेकिन बड़े मीठे सुर में उन्होंने बात की। तो बुनियादी बात यह है कि आप सब धार्मिक मदरसों का सर्वे अगर कराए, क्यों सिर्फ मुसलमान बच्चों की इतनी फिक्र अचानक आपको क्यों पड़ गई? आप दूसरे समझिए जो RSS की संस्थाएं हैं, जहां धार्मिक स्कूल भी चलते हैं, वहां बात मुश्ताक कीजिए। जी, आप सर्वे तो के बारे में जितना हमें पता चला है, मदरसों को उसमें गिरा ऐसे रहे कोई हो। सवाल नहीं है। मदरसे चलाने वाले का नाम पूछा जाएगा, वहां जरूरी फैसिलिटीज हैं या नहीं ये पूछा जाएगा, मान्यता प्राप्त है ये पूछा जाएगा, जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उन्हें दीनी पढ़ाई के अलावा और क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है, क्या बाकी बच्चे स्कूलों में जाते भी हैं नहीं जाते हैं, ये सब पूछा जाएगा। तो आपको कैसे लग रहा है कि इसमें नीयत खराब है? नहीं, देखिए पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है ना नीयत के ताल्लुक से। मैंने कहा कि नीति अलग होती है, नीयत अलग होती है। आप इस बात को आप भी बहुत अच्छी तरह समझ गए और पैनल पे बैठे हुए बास लोग भी अच्छी तरह समझ गए कि मैंने क्या बात की है। क्योंकि सबका साथ सबका विकास, अब सबके साथ में हिजाब आ गया, सबके साथ में 3 तलाक आ गया, सबके साथ में मदरसों को गिराना आ गया, सबके साथ में पर्टिकुलर बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों ही के घरों पर चलना आ गया। ये सबका साथ है इस देश में, समझिए। आप मुश्ताक मॉब जी, क्या आप लिंचिंग नहीं आ चाहते गई, कि ऐसे प्राइम मदरसे जो मिनिस्टर गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, जहां पर क्या गैर 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 कानूनी क्या है गैर मुल्क मैडम? की गतिविधि हो रही हैं, उन मदरसों पर कार्रवाई हो जाए? क्या आप नहीं चाहते? सर, असम में क्या हुआ, क्यों देखिए, बुलडोजर चला, आप अगर नहीं जानते? ऐसे नहीं, मदरसों जरा में क्या एक करना सेकंड, चाहिए, आप बताइए। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। गैर समझिए कि साहब गतिविधि की बात आपने कही है, तो ये आपको कैसे मालूम हुआ? क्या चैनल तय करेंगे? मुश्ताक जी, चैनल पहली तय बात तो चैनल कुछ तय नहीं करता है। दूसरी देखिए, बात ये असम की सरकार, परसेप्शन ये असम बनाने की की सरकार कोशिश से है। आया हुआ बयान अगर है। सर, कोई आप पहले आतंकी कंफर्म कर है, लीजिए, आप आकर अगर अपना कोई एजेंडा चलाएंगे, देखिए, ये तो मेरे शो पर कम से कम नहीं होगा। मदरसे में कोई आतंकी है, मदरसे में कोई आतंकी है, तो आप उसको पकड़िए, उसको सख्त से सख्त सजा दीजिए। लेकिन मदरसा गिरा देना, ठीक है, ये आपकी कहां सोच से सर लाया बिल्कुल इतर गया? है। मतलब ऐसे ये मदरसे कहां से जिसका कॉन्स्टिट्यूशन कनेक्शन हो गया? ऐसी ताकतों से है जो देश विरोधी हैं, आप उन मदरसों नहीं, पर तो अभी अपनी तय हो रहमत गया बरसाइए, क्या? आप ये कह रहे हैं। किसी कोर्ट एडवोकेट के रिजवान जज ने, अहमद साहब हमारे किसी साथ हैं। कोर्ट के मुश्ताक जी, किसी, आपकी मेरी बात में बात समझ खत्म गई, होगी। आप क्या कह रहे हैं, आपकी रिजवान मंशा क्या अहमद है, की मैं बात समझ गई। सुनेंगे। रिजवान अहमद जी, नहीं भाई, जो कोर्ट वाकई में ने सर्वे तय की किया बात उत्तर क्या? प्रदेश में की जा रही है, आपको कोर्ट वाकई में ने लग तय रहा है किया कि ये क्या? एक विशेष वर्ग को फिर से टारगेट करने की कोशिश है योगी सरकार की? जी प्राची जी, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।
जब मौलाना साहब बोल रहे थे तो मैं लिख रहा था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं बोलूंगा और किसी को मेरी बात समझ में नहीं आएगी तो वो भी पॉइंट लिख लेगा, फिर बाद में जब आप उसके पास जाएंगी तो वो बोल देगा। अभी मैंने दानिश अंसारी साहब को सुना, ऐसा लग रहा था कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का कोई मंत्री बोल रहा है। बाद में मुझे ध्यान आया, अरे ये तो भाजपा के हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपीजमेंट की साइकिल से अभी दानिश अंसारी साहब भी नहीं निकल पाए। बता देता हूं क्यों। उन्होंने एक बोलते बोलते एक शब्द इस्तेमाल किया कि जैसा कम्युनिटी चाहेगी उस हिसाब से भी हम सर्वे करेंगे। अरे भाई क्यों? जब आप प्राइवेट स्कूलों का सर्वे करते हो तो आप ये कहते हो जैसे टीचर चाहेंगे उस हिसाब से हम सर्वे करेंगे, या जैसे प्राइवेट स्कूल की मैनेजमेंट चाहेगी, एसोसिएशन चाहेगी, उस हिसाब से हम सर्वे करेंगे। तो मैं भाजपा को एक सलाह दे रहा हूं कि अपीजमेंट से ये भी बाहर आ जाएं, इनको भी कीड़ा काट रहा है अपीजमेंट का, पहली चीज। दूसरी चीज दानिश भाई ने बड़ी अच्छी कही कि भाई वो मौलवी भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे। अब मुझे नहीं पता आप मैरिड हैं नहीं मैरिड हैं, बच्चे हैं, शांतानु भाई के कितने बच्चे हैं। हम लोग के बच्चे 8 घंटा मॉडर्न स्कूल में पढ़ते हैं, 8 घंटा, फिर 10th में कोचिंग होती है, फिर 12th में कोचिंग होती है, फिर जाके कहीं जब कंपटीशन होता है तो छींके आ जाती हैं, कंपटीशन क्लियर नहीं होता। अब दानिश भाई मुझे यह समझा रहे हैं बच्चा मौलवी भी बनेगा, आलिम भी बनेगा, हाफिज भी बनेगा, हदीसें भी रटेगा, मुस्लिम थियोलॉजी भी पढ़ेगा और उसके साथ साथ वो इंजीनियर डॉक्टर भी बन जाएगा। तो भैया वो बच्चा नहीं होगा, वो एल्बर्ट आइंस्टीन होगा, वो जीनियस होगा। सबसे बड़ा यही कंफ्यूजन हो रहा है मदरसों को लेकर। प्राची सबसे बड़ा, भैया तय कर लो कि मदरसे में बच्चा बनाना क्या है, मौलवी बनाना है या डॉक्टर बनाना है। डॉक्टर बनाना है तो मॉडर्न स्कूल में भेजो, मौलवी बनाना है, आलिम बनाना है, हाफिज बनाना है तो मदरसे में भेजो। दोनों चीजों को मिलाओ ना। मदरसे में अगर आपको मॉडर्न एजुकेशन देनी है तो बस एलिमेंट्री एजुकेशन दीजिए, एलिमेंट्री। ये वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये बेकार की बात है। तीसरी बात, हर संस्था का अपनी अपनी हिसाब से सर्वे होता रहता है। निजी स्कूलों का भी होता है, सरकारी स्कूलों का भी होता है। जरूरी नहीं है कि जब मदरसे का सर्वे हो तो पूरे हिंदुस्तान में सारे स्कूलों का सर्वे हो। हमारे उत्तर प्रदेश में एक गवर्नमेंट स्कीम लाई है कि सरकारी टीचर 3 बार दिन में सेल्फी खींचकर अपलोड करेंगे। यह स्कीम मदरसे में तो नहीं आई। तो अब सरकारी स्कूल के टीचर विरोध करने लगे कि तुम ये स्कीम सिर्फ हमारे लिए लेके क्यों आए हो। ऐसे नहीं होता। अलग अलग मौके पे अलग अलग संस्थाओं के सर्वे होते रहते हैं। ये दीवार पिक्चर नहीं है कि पहले उसका सिग्नेचर लेके आओ तो मैं साइन करूंगा, पहले उसका सिग्नेचर लेके आओ तो मैं साइन करूंगा। आखिरी बात कर रहा हूं। आप लोगों को यह तय करना पड़ेगा, जो नीति और नियत की बात है, कि हम मुसलमानों की नीति और नियत में कितना फर्क है। हम मुसलमानों की, तो आपको अगर मदरसा चलाना है, तो आपको अगर वहां आलिम बनाना है तो मॉडर्न एजुकेशन एलिमेंट्री लीजिए। और अगर मॉडर्न एजुकेशन लेनी भी है तो सुबह 2 घंटा कुर्ता पजामा टोपी पहनाइए। उसके बाद जब मॉडर्न एजुकेशन शुरू हो तो पैंट शर्ट और टाई पहनाइए। पहले इतना फर्क अपने अंदर लाइए, उसके बाद सरकार पर नीति और नियत की उंगली उठाइए। जरूरी नहीं है कि दिन भर आदमी ऊंचा पजामा और टोपी पहने रहे। आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन आप दे दीजिए मुश्ताक मलिक जी, क्योंकि आप ही के तमाम सवालों का जवाब रिजवान अहमद जी देने की कोशिश कर रहे थे। पहला तो ये कि तमाम सरकारी स्कूलों के लिए भी तमाम नियम हैं जो मदरसों पर लागू नहीं होते, उनको भी देखिए आप, कंपैरिजन अगर कर रहे हैं तो। देखिए मैडम, सरकारी स्कूल के नियम मदरसे पे कैसा लागू? भाई मदरसाओं का सेटअप और मदरसों की बात एक अलहदा है। जितने भी धार्मिक मदरसे हैं, मुल्क में बहुत से धार्मिक मदरसे चलते हैं और उसका अपना एक सेटअप है। और उसकी बात आप इस पर समझिए, किसी इंजीनियर को आप डॉक्टर के टेबल पे ले आके बिठा देंगे कि भाई तू इसका ऑपरेशन कर, तो वो तो इंजीनियर है, ऑपरेशन कैसे करेगा?
तो बुनियादी बात ये है कि नहीं देखिए मुश्ताक जी, फिर आपकी बातों में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? या तो आप ये मत कहिए मुझसे कि बाकी स्कूलों का, बाकी संस्थाओं का भी सर्वे करिए, ऑडिट करिए, और अगर आप ये बात कह रहे हैं तो फिर इस बात को भी स्वीकारिए कि देखिए स्कूलों में भी ये तमाम प्रबंध हैं। आपके पास मैं आऊंगी शांतनु जी, ये जो एक नई बहस इस देश में छिड़ी हुई है सर्वे को लेकर, इस पर आपका दृष्टिकोण क्या है? आप कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि बार बार सरकार अपनी मंशा को स्पष्ट कर रही है, लेकिन कोई इसे छोटा एनआरसी बता रहा है तो कोई इसे फिर से भेदभाव की राजनीति बता रहा है। मेरे ख्याल से ये इस बड़ी मानसिकता का है कि हमें मत छूइए। 70 सालों से सरकार ने हमें अपीस करा है, हमें खुश करा है, हमने जो मनमानी करनी चाहिए वो करनी, अब भी वो करने दीजिए। आपने प्राची जी बहुत सही बात की। 11 प्रश्न है क्या? बड़े सादे से प्रश्न है। कौन चलाता है, क्या रजिस्ट्रेशन हो रखा है, टीचर कितने हैं, बच्चे कितने हैं, करिकुलम क्या है। हाँ, 2 सवाल हैं जो मुझे लगता है उससे दिक्कत हो सकती है। वो 2 सवाल क्या है? क्या इसका किसी और देश की या विदेश की एनजीओ से संबंध है? दूसरा, इसकी फंडिंग का क्या सोर्स है? क्या केवल आप उन बच्चों से पैसे लेते हैं, उनके पेरेंट्स से कोई फीस लेते हैं, या इसका कोई और फंडिंग सोर्स भी है? मुझे लगता है इन 2 सवालों से मिर्ची लग सकती है कि ये पता ना लग जाए हमारी फंडिंग कहां से आती है, बाहर की एनजीओ से हमारा ताल्लुक तो नहीं है। क्योंकि ऐसे कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं देश में कई जगहों पे, जहां मदरसों से आईएसआईएस के लिंक मिले हैं, जहां मदरसों से अलकायदा के लिंक मिले हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल सर्च करिए, आपके इंडिया टीवी में बहुत सारी रिपोर्ट मिल जाएंगी। और कर दीजिए। देखिए आप अपने बोलिएगा, अपने समय में बोलिएगा। देखिए मैं आपके समय में कुछ नहीं बोला। या मैं आप सर्च करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप मीडिया रिपोर्ट में जाइए, आप मीडिया रिपोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाइए, मेरे से मत करिए। मुश्ताक मलिक यहाँ बैठकर अपने ऑफिस से ये कह दे कि साहब तर्क बिल्कुल विश्व हिंदू परिषद पढ़ने वाला व्यक्ति, पाकिस्तान की आईएसआई से आप बताएंगे उसका मुश्ताक जी एक सेकंड सुन लीजिए सर, मैंने भरपूर वक्त दिया आपको, आपसे तमाम सवाल मैंने पूछे। अब जरा मेरे दूसरे मेहमान हैं, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी, आप काउंटर कर लीजिएगा। शांतनु, 2 छोटी बातें और कहूंगा, और ये आज की बात नहीं है। 2017 में जैसी योगी सरकार है, सबसे पहले उन्होंने चेक करवाया, सबका रजिस्ट्रेशन करवाया। जो भी मंत्री जी ने भी कहा कैसे 16,500 मदरसे हैं जिसमें मात्र 550 ही सरकारी सहायता प्राप्त है, उसकी पूरी सर्वे हुआ। फिर थोड़े ही समय बाद ये सर्कुलर लाना पड़ा सरकार को कि 15 अगस्त तो 26 जनवरी मनाई जाएगी, झंडारोहण होगा और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। मतलब अगर सरकार को ये फरमान लेना पड़ रहा है तो ये सरकार की दिक्कत नहीं है, मुस्लिम समाज की दिक्कत है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी क्यों नहीं मनाई जाती है। मतलब मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज में जो दिक्कत है उसमें जो हमारे चैनल पर बैठे हैं और जो जितने मुस्लिम स्कॉलर हैं उनकी दिक्कत है कि ट्रिपल तलाक के लिए मोदी को क्यों आना पड़ता है, हलाला खत्म करने के लिए मोदी को क्यों आना पड़ता है, मदरसा को सुधार करने के लिए मोदी योगी को क्यों आना पड़ता है, हिजाब यूसीसी के लिए मोदी योगी को क्यों आना पड़ता है। तो ये मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज और मुस्लिम स्कॉलर से पूछा जाना चाहिए। मोहम्मद फरहान जी, मैं तब आपके पास सवाल मैं लेकर गई थी, आवाज आपके पास नहीं आई थी, लेकिन मेरा सवाल यही है कि देखिए अब तो 2 धड़े में जो राय है वो मुस्लिम समाज की बढ़ गई है। फरहान जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये छोटा एनआरसी है, ये सरासर गलत है। आज जो जमीयत की बैठक हुई उसमें कहा गया कि सर्वे से हमें कोई आपत्ति नहीं, तरीके को लेकर सवाल है, बाकायदा मुख्यमंत्री से हम बात करेंगे। देखिए क्या नाम है, जो सर्वे करा रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों को आज देश में टारगेट किया जा रहा है, कभी नमाज के मुद्दे पर, कभी मस्जिद को लेकर, तो कभी हिजाब को लेकर, एक ना एक चीज इनके एजेंडे में रहता है कि किसी भी तरीके से मुसलमान को टारगेट करना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ प्राची जी, आपके माध्यम से दानिश आजाद जी को ये मेरा एक संदेश है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि 750 करोड़ रुपए का जो बकाया भुगतान है मदरसा के शिक्षकों को, वो भुगतान कराने की विशेष कृपा करें, जिससे उनके बच्चों का भरण पोषण हो सके और उनके बच्चे अपने आगे की भी व्यवस्था कर सकें। मेरी पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो कोरोना काल में या कोरोना काल से पहले जो मदरसा के शिक्षक की डेथ हो गई, जिनका इंतकाल हो गया, उनको, उनके बच्चों को मृतक आश्रित कोटे के तहत उनको नौकरियां दी जानी चाहिए। उनको सरकार 2 साल 3 साल या 4 साल से दौड़ाने का काम ना करे। अगर वो मुसलमानों का भला चाहती है तो इस बिंदु पर आकर वो काम करे। आप ये बताइए, आप प्राची जी, आपको तनख्वाह महीने की मिल रही है, ठीक है, अगर आपको 2-2 साल तनख्वाह ना दी जाए तो आप भी क्या नाम है सोचने पर आ जाएंगे। तो फरहान जी, इसका सर्वे से क्या ताल्लुक है, मुझे समझाइए, इसका सर्वे से क्या ताल्लुक है? सर्वे अगर हो रहा है और ये पहचान की जा रही है कि कौन से सर्वे लीगल हैं, कौन से सर्वे इलीगल हैं, तो इसमें दिक्कत कहाँ पर है? आपको तो समर्थन कर देना चाहिए भाई, से स्तर ही तो सुधरेगा ना शिक्षा का, आपके बच्चे ही तो बेहतर शिक्षा पाएंगे ना। मैं आ रही हूँ रिजवान जी। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं
कि आप जो सर्वे करा रहे हैं ये दिखाते हुए करा रहे हैं ना कि सर्वे कि हम मुसलमानों की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए करना चाहते हैं, ये सर्वे यही तो है ना सर्वे में। प्राची जी बोलिए, हाँ ना, यही बात है। तो हम ये कह रहे हैं हमारा भला चाहते हैं, तो जो हमारे बच्चे क्या नाम है, ठीक है फरहान जी, यानी आपको सर्वे से कोई आपत्ति नहीं है, मैं समझ लूं। बाकी और परेशानियां हैं जो आप सरकार के सामने रखेंगे, सर्वे से कोई आपत्ति नहीं है आपको, मैं समझ लूं। सर्वे कराने से पहले आप इन दिक्कतों को दूर कर दीजिए। बताइए ना, सर्वे से आपत्ति है या नहीं है? सर्वे से आपत्ति है या नहीं है? अच्छा, क्या केंद्र सरकार की एजेंसी UDIE ने सर्वे नहीं कराया? उसमें मदरसों की गिनती नहीं हुई? ठीक है, जो आप एक बार फिर से गिनती करना चाहते हैं, आपको मतलब सर्वे से आपत्ति है। रिजवान जी आ जाइए जरा चर्चा में, आप जवाब देना चाह रहे हैं, काउंटर करना चाह रहे हैं फरहान के उन तमाम आरोपों का जो वो लगा रहे हैं। जी अपराचीज, फिर से जो फरहान भाई ने बोला मैं लिख के बैठ गया। अब जब मैं बोलूंगा तो फरहान भाई भी लिख के बैठ जाएं, मेहरबानी करके बीच में ना बोलें। वक्ता भी हूं और अधिवक्ता भी हूं। प्राचीज, मैं आप पर एक सवाल नहीं उठाता, इन्होंने आप पर सवाल उठाया, मैं अपने आप पर उठाता हूं। मैं मॉडरेटर बन गया इंडिया टीवी का, और इंडिया टीवी ने मुझे अगर 2 महीने तनख्वाह नहीं दी तो मैं सब्र करूंगा, तीसरे महीने फिर कर लूंगा, चौथे महीने भैया मैं नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा। इस गहराई में जाइए और बात समझिए कि सर्वे से क्यों परेशानी है। 5 साल में ऑफिशियली कहा जा रहा है कि मात्र 6 महीने की तनख्वाह दी गई है। कौन है वो पढ़ाने वाले अध्यापक जो 5 साल में 6 महीने की तनख्वाह लिए पढ़ा रहे हैं, बिना तनख्वाह 5 महीने में सिर्फ 6 महीने की लेकर? सवाल उठता है क्या तनख्वाह उन्हें कहीं और से मिल रही है? क्योंकि आमतौर पर कोई भी ऐसा अध्यापक नहीं हो सकता जिसको तुम 5 साल में 6 महीने की तनख्वाह दो, लेकिन वो उसी स्कूल में पढ़ाता जाएगा, भले उसके बच्चे भूखे मर जाएं। ये नहीं हो सकता। यहां पर एक कैच है, एक राज है। इसका मतलब मदरसों में कहीं और से फंड आता है जिससे उन लोगों को तनख्वाह दी जा रही है जो रडार में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे इमरान भाई ने बोला भुगतान नहीं हो रहा। चलिए इसी को फिर से पकड़ लेता हूं, इसी बात को प्राची। भुगतान मान लीजिए हो गया होता, अब आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि उनका भी सर्वे करो, आरएसएस का सर्वे करो। भाई आरएसएस के स्कूलों में तो सरकार का भुगतान नहीं होता, गुरुकुलों में तो सरकार का भुगतान नहीं होता। तो जैसे आज आप बोल रहे हो कि सबके सर्वा करो, जब आपको भुगतान मिलता है तब आप क्यों नहीं बोलते कि पहले सबको भुगतान दो, उसके बाद हमें भुगतान देना? वहां तो आप भुगतान ले लेते हो माइनॉरिटी का नाम लेकर, लेकिन जब सर्वे होने आता है तब आप बोलते हो सबका सर्वे करो। मुश्ताक मलिक जी, सवाल ये पॉइंट जो उठाया बहुत महत्वपूर्ण उठाया रिजवान अहमद जी ने कि जब माइनॉरिटी की तमाम सुविधाएं लेने की बात आती है तो वो बड़े ही आराम से स्वागत योग्य हो जाता है, लेकिन जब सरकार कोई कदम उठा ले तो आपको लगता है ये तो हमारे विरोधी है जी, ये तो हमें देश में नहीं रहने देंगे। नहीं, रिजवान ने बात बहुत सारी बातें की हैं रिजवान साहब ने, कि उन्होंने कहा कि भाई 5 साल में 6 महीने की तनख्वाह के बाद समझिए कि कौन पढ़ाता है, पैसा कहीं और से आ रहा है। उनका मतलब ये था कोई फॉरेन फंडिंग है। इनडायरेक्टली वो क्योंकि दबते हुए बात करें, वो क्लियर बात समझिए, पैसा कहाँ से आ रहा है ये बात उन्होंने कही। अब ये कह रहे हैं कि आरएसएस के स्कूल्स तो फंडिंग नहीं लेते, एचआरडी का पैसा अगर आरटीआई डालने के काबिल है रिजवान साहब तो आरटीआई डाल ले, या नहीं तो फिर उनके वो एजेंसी से ताल्लुक रखते हैं, आप वहां से इंफॉर्मेशन ले लें। एचआरडी मिनिस्ट्री का 70% पैसा आरएसएस के संस्थाओं को जाता है। आप ये बात मत करिए, ऐसी बातें करने से कोई मुनासिब समझिए कि मुश्ताक मलिक बात साहब, नहीं रहती। तो एचआरडी का जो पैसा है एचआरडी मिनिस्ट्री का, मुश्ताक मलिक साहब, एचआरडी में मुश्ताक मलिक साहब, किसका पैसा किसको जाता है ये तो जांच के बाद तय हो जाएगा, और ये तो जांच के बाद खुलासा हो जाएगा ना। आप जांच होने दीजिए ना, अगर ऑडिट हो रही है तो आप होने दीजिए ना। मेरे को तो यही समझ में आ रहा मुश्ताक मलिक साहब, इस ऑडिट पर, इस सर्वे पर आपको आपत्ति क्यों है? कहां से आ गई? आपको आपत्ति क्यों है ना, ये बताइए ना मुझे। इस सर्वे से आपको आपत्ति क्यों है? ये सर्वे हो जाएगा तो कौन सा राज बाहर आ जाएगा सर, मुझे ये बताइए ना। रिपोर्ट आ गई,
आप जांच किए बगैर आप समझिए कि आदमी को मुजरिम ठहरा दे रहे हैं। मुश्ताक जी, मदरसे किसी ने को तोड़ दे रहे किसी हैं को मुलजिम नहीं ठहराया। बात सिर्फ नहीं इतनी तो हो रही है, मदरसे तो बात मेरे सिर्फ ना इतनी हो बुलने रही है लग रहा है कि एक मदरसों ऑडिट पे। होगा। बड़ी सिंपल सी मदरसों बात पे है, बुलने 11 क्यों प्रश्न लगा हैं, गया? उन 11 प्रश्न में बड़ी नहीं, बेसिक सी बातें हैं। ये समझा जा रहा है कि भाई अभी फंडिंग और कहां एक से आ बात रही है, कहूं, और ये एक समझा आपके जा रहा है। प्राची जी, एक सेकंड मुझे दे तो नहीं दें। बताना पड़ेगा एक मुश्ताक सेकंड। जी, प्राची मुश्ताक जी मुझे नहीं प्राची जी, बताना पड़ेगा आपको कि इस देश मैं में सिर्फ ऐसे आपसे- कितने मैं मदरसे सिर्फ हैं आपसे- जिनके कनेक्शन विदेशों से 15 हैं, सेकंड। जिनकी फंडिंग प्राची बाहर जी, से मैं होती 15 है। सेकंड पूछ रहा हूं, मैं आपसे 15 सेकंड पूछ रहा हूं। जल्दी से बोलिए आपके सर, शांतनु पैनलिस्ट- गुप्ता जी आपकी बातों का आपने- जवाब देंगे। नहीं, आपके पैनलिस्ट ने समझिए कि एक बात कही है कि 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे आपत्ति हो सकती है कि भाई फंडिंग कहां से आ रही है, सोर्स ऑफ फंडिंग, उस पर कोई आपत्ति किसी मदरसे को नहीं होना चाहिए। सोर्स ऑफ फंडिंग, खाली सोर्स ऑफ फंडिंग पर भी अगर कोई समझिए आके सवाल करे तो उस पर आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा कि छोटा एनआरसी मैं नहीं मानता इसको। ये छोटा एनआरसी वगैरह के ये समझिए कि एक प्लानिंग होती है, उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है कि बीजेपी से लाके लिंक करें, एनआरसी को शुरू कराएं। ये बहुत अच्छी बात है मुश्ताक जी, बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम पॉलिटिकल एजेंडे को समझ रहे हैं और कम से कम ये भी कह रहे हैं कि इस बात से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर फंडिंग के बारे में पूछ रहे हैं फिर तो आपको सर्वे से भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शांतनु जी, आपने जो 2 पॉइंट्स उठाए थे उस पर मुश्ताक जी कह रहे हैं कि भाई इस बात पर तो आपत्ति होनी नहीं चाहिए। होने नहीं चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है प्राची, आपकी डिबेट से क्लियर हो गया कि मुश्ताक मलिक जी को कोई दिक्कत नहीं है, और जहां तक मुझे लगा मोहम्मद फरहान को भी कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद फरहान को कुछ और दिक्कतें हैं कि वो किसी को सैलरी नहीं मिली, कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो वो तो सर्वे से ही पता लगेगा। सर्वे से बल्कि जो मोहम्मद फरहान की दिक्कतें वो भी दूर हो जाएंगी। मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा में 1,35,000 स्कूल हैं। कितने स्कूल हैं? 1,35,000 स्कूल हैं। 22 पैरामीटर पे सर्वे हुआ है उनका, 2018 में हो चुका है। किसमें टॉयलेट है, कितने टीचर है, कितने बच्चे हैं, बाउंड्री वॉल है क्या, कितना बड़ा ग्राउंड है, और वो हो चुके हैं। उससे पूरा प्रोजेक्ट कायाकल्प हुआ है जिससे वो ठीक हो पाए। मैं आ रही हूं जब तक मैं रिजवान जी। सर्वे नहीं करूंगा ठीक कैसे कर पाऊंगा? तो जब सरकारी स्कूल का सर्वे होता है तो सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने में क्या दिक्कत क्या? मतलब ये डर क्यों है? ज्ञानवापी का सर्वे करेंगे, मैं नहीं करने दूंगा। मदरसों का सर्वे करने में मैं नहीं करने दूंगा। ये डर क्यों है? क्या छुपा क्या रखा है? क्या छुपा क्या रखा है? सर्वे से वही डरेगा जिसने कुछ छुपा रखा है। मुश्ताक जी, किस बात का डर है? कौन सी पोल खुल जाएगी? मुश्ताक जी, मैं आऊं? प्राची, रिजवान जी, बस मैं 1 सेकंड आ रही हूँ, छोटा सा सवाल का जवाब ले लूं। मुश्ताक जी बताइए। देखिए, डर का कोई मसला नहीं है। मैंने कहा कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, बस उतनी ही बात है। तो यानी आपको सर्वे से कोई आपत्ति नहीं है मुश्ताक जी? आज इस चर्चा से कम एक संदेश तो जाएगा ना, आपको इस सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं बात, होने दीजिए सर्वे। आपकी नीयत ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है। नीयत की, लेकिन सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है आपको? उन 11 सवालों से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, सर्वे तो होना चाहिए, उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप एक रिटर्न एफिडेविट भी दे दीजिए कि साहब हम मदारिस। ये अच्छी बात है, कम से कम आपको सर्वे से दिक्कत नहीं है और आप कह रहे हैं कि नीयत पे आपको शंका है। ठीक है, रिजवान अहमद, नीयत पे शंका है, सर्वे से नहीं होना चाहिए। देश में मदरसा चला रहे हैं तो हमारी काउंटिंग भी होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मुश्ताक जी, अब इस बात का आपको स्वागत भी करना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर सर्वे हो रहा है तो होने दीजिए। प्राचीज, अभी मुश्ताक साहब ने बोला कि 70% फंड आरएसएस के स्कूल्स में गवर्नमेंट से जा रहे हैं। पहले तो ये डेटा मैं अभी ढूंढूंगा, जो ढूंढने से नहीं मिल रहा, पहली चीज। लेकिन जो आदर्श विद्या मंदिर हैं, बाल शिशु मंदिर हैं, सरस्वती विद्या मंदिर हैं, ये मुश्ताक साहब को कैसे पता कि वहां पर गवर्नमेंट के सर्वे नहीं होते हैं? इनको ये कैसे पता कि वहां पर गवर्नमेंट का कितना इंटरफेरेंस होता है या नहीं होता है? इनको ये कैसे पता कि वहां पर सिलेबस गवर्नमेंट के अनुकूल होता है या नहीं होता है? नहीं पता ना। तो अगर अपनी तुलना आप बाल शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर से कर रहे हैं तो फिर हर जगह तुलना करिए ना। फिर 15 अगस्त को झंडा रोहण करने के लिए सरकारी आदेश की जरूरत क्या पड़ गई? ठीक है ना 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 ना, गलत बात ना 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 ना, मैं बताऊं, सुनिए, सुन लीजिए। आप फिर बीच में बोले, नहीं, आप बीच में बोल रहे हैं। सुनिए, प्राचीन,
प्राची, आपको ये मालूम होगा कि जो कर्नाटका में, प्राची हेलो, मैं सुन रही हूँ रिजवान जी, आप अपनी हेलो? बात रखिए सर, आपकी बात पहुंच रही है मुझ तक भी और दर्शकों तक। आप लोगों को ये मालूम होगा कि जो कर्नाटका के ईदगाह ग्राउंड में गणेश चतुर्थी पूजा को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है, ये क्या मालूम है मुश्ताक जी को कि 1992 में ये किस मुद्दे को लेकर इसी ईदगाह मैदान में कंट्रोवर्सी हुई थी? 15 अगस्त के झंडा रोहन को लेकर, और ईदगाह एसोसिएशन ने मना कर दिया था 1992 में कि वहां झंडा रोहन नहीं होगा। ये इतिहास है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? ये इतिहास है। क्या बात कर रहे हैं साहब? अब झंडा लहरा रहे हैं, आरएसएस से पूछिए। अब आप आरएसएस पे आ गए। अब आप आरएसएस पे आ गए। अब आप आरएसएस पे आ गए। आप झंडे में देशभक्ति को तलाश कर रहे हैं। अरे अगर गवर्नमेंट से फंड ले रहे हैं तो गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी। बात खत्म। बात खत्म। अगर गवर्नमेंट से फंड ले रहे हैं तो गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी। बस, इसके आगे कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं इसके आगे। कहां की देशभक्ति की बात कर रहे हैं? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं? देशभक्ति किसको कहते हैं? रिजवान अहमद, पहले पढ़ के आओ जी। देशभक्ति किसे कहते हैं उसे पढ़ के आओ। चाटुकारी से देशभक्ति ऐसा नहीं है। होती। मुश्ताक मलिक जी, अब मुझे लग रहा है कि ना ये पर्सनल डिबेट में हम लोग जा रहे हैं सर, मुझे लग रहा है पर्सनल डिबेट की तरफ हम जा रहे हैं। बात गलत बोल रहे प्राची जी। हम नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं। हम नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं। ऐसा है, अगर गवर्नमेंट से फंड ले रहे हो तो गवर्नमेंट की माननी पड़ेगी। बात खत्म। इसके आगे कुछ नहीं। चलिए ठीक है, मोहम्मद फरहान जी, जाते जाते आप मुझे बताइए, समय चूंकि मेरे पास खत्म हो रहा है, इस सर्वे से AIMIM को दिक्कत क्या है? सर्वे की बात करिएगा सर, बाकी दिक्कतों के लिए आप सरकार के पास जाइए, अपनी आवाज उठाइए, आप कोर्ट में चले जाइए, लेकिन सर्वे से क्या दिक्कत है पर्टिकुलरली ये बताइए मुझे। देखिए क्या नाम है, सर्वे से दिक्कत है और बिल्कुल दिक्कत है। सरकार की नीयत साफ नहीं है। मदरसों के सर्वे के नाम पर मदरसों का उत्पीड़न होगा, उनसे कैसे जबरन होगा धनउगाही ये तो होगी, बताइए उनको ना, ये कैसे बताया होगा? जाएगा कि फला आप फला मुझे माना। क्लियर 2 पॉइंट्स बताइए ना, मैं ज्यादा अरे पॉइंट्स सुन तो नहीं पूछ लीजिए, रही। आपने- आप मुझे 2 पॉइंट्स हम बताइए 2 पॉइंट्स कैसे होगा। हम 2 पॉइंट्स, हम 5 पॉइंट्स बता रहे हैं, 5 पॉइंट्स तो ही बता दीजिए आप सर। 2 पॉइंट्स पूछ नहीं, मैं 5 पॉइंट बता रहा हूं। देखिए क्या नाम है, जब टीम जाएगी सर्वे की, तो सर्वे की टीम क्या नाम है, मदरसे के लोगों को वहां के क्या नाम है जो इंतजामिया कमेटी होगी उनको डरवाने धमकाने का काम करेगी। कैसे सोच देख लिया लीजिए आपने योगी ये? गवर्नमेंट है, फला रिपोर्ट अरे लगा फरहान देंगे, साहब ऐसा कैसी देंगे। बातें कर रहे हैं सुन सर? लीजिए मेरी बात। अरे सुनिए। आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि टीम सुन जाएगी लीजिए। और वहां यही पर हो रहा कमेटी है। को डराया जाएगा। ये तो प्रेडिक्शन है ना सर, फिर तो मैं भी कुछ भी प्रेडिक्ट कर अरे मेरी लेती बात हूँ। तो सुन लीजिए। क्या वाजिब पॉइंट बताइए, क्या मैडम क्या नहीं देख रही हैं? वाजिब पॉइंट बताइए फरहान वाजिब पॉइंट जी। यही है कि बताया जाएगा कि आप, मैं वाजिब पॉइंट बता रहा हूं कि उसमें कमियां ढूंढ ढूंढ कर निकाली जाएंगी और उसके बाद उनसे धन उगाही की जाएगी, उनको फरहान जी, कमियां होंगी तो कमियां निकलेंगी। आपको सिस्टम पर तो विश्वास रखना होगा ना, इस देश में रहते हैं, इस देश के सिस्टम पर तो आपको विश्वास रखना होगा। और आपको मैंने 2 ऐसी बातें पूछी थी, आप दोनों बातें नहीं बता पाए। शांतनु जी, सुन लीजिए, सिस्टम पर, हाँ सिस्टम पर विश्वास है। एक मिनट सुन लीजिए मैडम, सबको टाइम दिया आपने, मुझे आपने बहुत सर, कम आपका टाइम दिया। कनेक्शन उसके टूट रहा बाद था भी बीच-बीच में, मैं मेरी बोल इसमें रहा हूं कोई तो आप गलती मुझे नहीं बोलने है। नहीं दे रहे। ठीक है, ये मेरी गलती है, ठीक है, मगर आप मुझे बोल, आप तो टाइम मिला तो मुझे 2 मिनट बोल लेने दीजिए। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी से कंप्लीट अगर करें। गलत हाथों में हो जाए, सिस्टम अगर गलत हाथों में रहेगा, ठीक है, सिस्टम अगर गलत हाथों में रहेगा, लेकिन आप 2 पॉइंट नहीं बता पाए फरहान जी, 2 पॉइंट नहीं बता पाए कि आपको सर्वे से दिक्कत क्यों है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।